नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीप जी की गुरुजी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का आज हमारा तीसरा दिन है। पिछली क्लास में हमने बॉर्न-हाइपर्ट और मोल-लेंडी समीकरण पढ़ ली थी, जो दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो आप उस वीडियो को 2-3 बार देख लें, क्योंकि दोस्तों उन दो समीकरणों में से आपको एक समीकरण एग्जाम में 100% देखने को मिलेगी। तो आप उस वीडियो को बार बार देख लें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर दें, तो हम उस दोनों समीकरणों को दोबारा समझा देंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, बहुत ईजी टॉपिक है। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे और दोनों ही एकदम ईजी हैं। दोनों की थ्योरी हमें करनी है, कोई उसमें कैलकुलेशन नहीं होगी। तो टॉपिक का नाम है विलायकन ऊर्जा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि एक मोल आयनिक ठोस को किसी ध्रुवीय विलायक में घोलने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा ही विलायकन ऊर्जा कहलाती है। सरल भाषा में हम इसकी परिभाषा देखिए कि एक मोल आयनिक ठोस को किसी ध्रुवीय विलायक में घोलने पर विलायक स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण उत्सर्जित या मुक्त होने वाली ऊर्जा विलायकन ऊर्जा कहलाती है। यदि विलायक जल हो तो इसे जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। ओके दोस्तों, एक शॉर्ट वे में देखें तो कि एक मोल आयनिक ठोस को किसी ध्रुवीय विलायक में घोलने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा रिलीज होती है, वो अपनी विलायकन ऊर्जा कहलाती है। और यदि हम उस विलायक के स्थान पर जल लेते हैं तो वह ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। अब हम जलयोजन ऊर्जा को कंप्लीट डिटेल में पढ़ते हैं। जलयोजन ऊर्जा, एक मोल गैसीय आयन को जल में घोलने पर उत्सर्जित या मुक्त होने वाली ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। किसी आयनिक ठोस का जल में घुलना जलयोजन कहलाता है। ओके दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस जलयोजन ऊर्जा को एक एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। तो दोस्तों, एग्जाम्पल हम NaCl और जल का लेंगे। NaCl होता है नमक, नमक को हम जल में घोलेंगे। उसको हम डिटेल में देखते हैं कि आयनिक ठोस NaCl को जल में घोलने पर सोडियम आयन के चारों ओर जल का ऋणात्मक भाग बोले तो OH- व क्लोरीन आयन के चारों ओर जल का धनात्मक भाग बोले तो H+ एकत्रित हो जाते हैं। फलस्वरूप स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको हम जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि दोस्तों, Na पॉजिटिव होता है, इसके साथ अपना जल का OH नेगेटिव आगे जुड़ जाएगा, और जो अपना Cl नेगेटिव होता है उसके साथ हमारा जल का H+ आपस में बंध बना लेंगे और ऊर्जा मुक्त कर देंगे, जिसको हम जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। ये नीचे आपको चित्र दिख रहा होगा जिसमें हम जल भरा हुआ है, इसमें हम NaCl को डाल देंगे और नीचे अपना ये संरचना है, ये कोई खास नहीं है। अब हम चलते हैं इसके जलयोजन ऊर्जा फिर विलायकन ऊर्जा के फॉर्मूले के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला है कि -Z+ Z- E²/2R × 1 - 1/में यहाँ पर दोस्तों जलयोजन ऊर्जा विलायकन ऊर्जा को हम HS से दर्शाएंगे, और यहाँ पर जो नेगेटिव का साइन आ रहा है ये बता रहा है कि जल ऊर्जा मुक्त होगी। और यहाँ पर Z+ ये है धनायन प्रवेश, Z- यहाँ है ऋणायन प्रवेश, E है इलेक्ट्रॉन प्रवेश, R है आयनिक त्रिज्या, और एप्सिलॉन यहाँ पर है परावैद्युत स्थिरांक। ये सूत्र आपको याद करना है। इस सूत्र से आपको जलयोजन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक भी याद हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं हम जलयोजन ऊर्जा या फिर विलायकन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। अभी हमने उस सूत्र में देखा कि जो भी इस सूत्र में पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं वो सभी जलयोजन ऊर्जा के समानुपाती होंगे, और जो ये पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं यानी कि R, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अभी हम इसको प्रभावित करने वाले कारक कोई की लिखते हैं। इसमें आपको ये समीकरण याद रखने लेनी है, जिससे आगे पूरे प्रभावित करने वाले कारक याद हो जाएंगे। HS बोले तो जलयोजन ऊर्जा, फिर बोले तो विलायकन ऊर्जा। समानुपाती Z+, समानुपाती Z-, व्युत्क्रमानुपाती R बोले तो आयनिक त्रिज्या, समानुपाती एप्सिलॉन बोले तो परावैद्युत स्थिरांक। अब हम एक एक पॉइंट डालते रहेंगे और इनको लिखते रहेंगे। पहला पॉइंट अपना आयनिक त्रिज्या। तो अभी हमने देखा कि विलायकन ऊर्जा फिर जलयोजन ऊर्जा आयनिक आवेश के समानुपाती होती है, चाहे वो धनायन का आवेश हो फिर ऋणायन का आवेश हो। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी जलयोजन ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट अपनी है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या जलयोजन ऊर्जा की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी तो अपना
वियोजन ऊर्जा घटेगी। ये आपस में उल्टा संबंध होता है। इनमें कैसे होता है उल्टा संबंध, हम इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल अपना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। इनके सभी अपने आयन हैं। तो हम जैसे जैसे हम लिथियम से सीजियम की तरफ चल रहे हैं तो इनके आकार में वृद्धि हो रही है। अब आकार में वृद्धि हो रही है तो इनके जलयोजन ऊर्जा में कमी होगी। ओके दोस्तों, अब इसमें तीसरा पॉइंट परावैद्युत स्थिरांक देखते हैं। परावैद्युत स्थिरांक जलयोजन ऊर्जा के समानुपाती होता है। जैसे जैसे परावैद्युत स्थिरांक में वृद्धि होगी अपनी जलयोजन ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारा नई टॉपिक स्टार्ट होता है विलेयता। ये भी एकदम इजी टॉपिक है। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि निश्चित ताप व दाब पर विलाय की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा विलेयता कहलाती है। क्या इसकी परिभाषा की निश्चित ताप व दाब, ताप और दाब यहाँ पर निश्चित हो जाएगा। विलाय की निश्चित मात्रा में घुली हुई, विलाय की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा ही अपनी क्या कहलाती है, विलेयता। ओके दोस्तों, अब हम विलेयता का निर्धारण करेंगे, निर्धारण बोले तो मापन करेंगे। इसका निर्धारण करने के लिए हम दो अलग अलग फैक्टर यूज में लेंगे। पहला इसमें हम विधि लेंगे वो है विलायकन ऊर्जा व चालक ऊर्जा के द्वारा। इन दोनों की परिभाषा हमें आती है। विलायकन ऊर्जा की परिभाषा अभी हमने जस्ट पढ़ी थी और चालक ऊर्जा की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम इन दोनों की परिभाषा लिख देंगे। क्या परिभाषा की कि एक मोल आयनिक ठोस को ध्रुवीय विलायक में घोलने पर विलय विलायक स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण मुक्त होने वाली ऊर्जा विलायकन ऊर्जा कहलाती है। चालक ऊर्जा क्या होती है कि 2 मोल आयनिक ठोस को उसके संगतीय गैसीय धनायन व ऋणायन में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक तो सिर्फ चालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा की परिभाषा थी। अब मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है। यदि विलायकन ऊर्जा, हम यहाँ पर 2 कंडीशन लेंगे अलग अलग। यदि विलायकन ऊर्जा चालक ऊर्जा से अधिक है तो अपना आयनिक ठोस क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ओके दोस्त, यानी कि अगर विलायकन ऊर्जा अधिक होगी तो अपना आयनिक ठोस विलय हो जाएगा। यानी विलायकन ऊर्जा अधिक तो विलय, विलायकन ऊर्जा कम तो अविलय। दूसरा पॉइंट है कि यदि चालक ऊर्जा ज़्यादा है विलायकन ऊर्जा से, यहाँ विलायकन ऊर्जा कम है तो आयनिक ठोस अविलय होगा। अब इस विलायकन ऊर्जा को पकड़ लेना। यानी विलायकन ऊर्जा ज़्यादा रहेगी तो अपना आयनिक ठोस विलय हो जाएगा, विलायकन ऊर्जा कम रहेगी तो अपना आयनिक ठोस अविलय रहेगा। इस पॉइंट में ये लिख रहा है कि यदि विलायकन ऊर्जा ज़्यादा है चालक ऊर्जा से तो अपना आयनिक ठोस विलय रहेगा, और यदि विलायकन ऊर्जा कम है चालक ऊर्जा से तो अपना आयनिक ठोस अविलय रहेगा। ये हमने विलयता को निर्धारण करने का पहला कारक देख लिया है, चालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा के थ्रू। अब इसका दूसरा कारक देखते हैं हम, ऊष्मागतिकी की निर्धारण या फिर ऊष्मागतिकी की व्याख्या। ऊष्मागतिकी थ्रू हम विलयता को समझेंगे। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले लिख देंगे अपनी गिब्स समीकरण। गिब्स समीकरण होती है डेल जी इज इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ पर दोस्तों डेल जी होता है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, यानी कि गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। डेल एस होता है विलायकन ऊर्जा। ओके दोस्तों, टी होता है और परमताप, और डेल एस यहाँ होता है एंट्रोपी परिवर्तन। ओके दोस्तों, फिर से देखते हैं कि गिब्स ऊर्जा समीकरण होती है कि डेल जी इज इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ डेल जी गिब्स ऊर्जा है, डेल एच यहाँ पर विलायकन ऊर्जा है, टी यहाँ पर परमताप है और डेल एस यहाँ पर एंट्रोपी परिवर्तन है। ओके दोस्तों, अब हम एक पॉइंट को देखते हैं कि विलय को विलायक में घोलने पर अर्थात विलयन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन सदैव धनात्मक होगा। यानी कि आपको इस समीकरण में जो मान था, समीकरण क्या थी कि डेल जी इज इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस। तो दोस्तों यहाँ पर जो डेल एस होगा ये आपको हमेशा ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिख भी रखा है कि डेल एस मिक्सिंग, यानी कि मिश्रण का एंट्रोपी परिवर्तन पॉजिटिव ऑलवेज। इसका डेल एस का हमेशा ही पॉजिटिव में मान आएगा। ओके दोस्तों, ये आपको बात याद रखनी होगी। अब हम एक टेबल को देखते हैं, इस गिब्स ऊर्जा समीकरण के थ्रू ही देखेंगे। गिब्स ऊर्जा समीकरण में पहला पॉइंट था डेल एच, हम यहाँ एक कॉलम इसका लिख देंगे। दूसरा कॉलम हम डेल एस बोलते हैं एंट्रोपी परिवर्तन का कॉलम बना देंगे। तीसरा कॉलम हम डेल जी का कॉलम बना देंगे और चौथा अपना रिजल्ट की, इसका रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों
हम ये दो कंडीशन अपनाएंगे। पहली कंडीशन में तो हम डेल एच का मान नेगेटिव रखेंगे और दूसरी कंडीशन में हम डेल एच का मान पॉजिटिव रखेंगे। पहली कंडीशन में इसका नेगेटिव मान रखते हैं तो नेगेटिव का मतलब होता है कि ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, मतलब कि ऊष्मा बाहर निकल रही है। ओके दोस्तों, डेल एच का मान अभी हमने पढ़ा है कि हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों कंडीशन में हम डेल एच का मान पॉजिटिव रख देंगे। ओके दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जब इस समीकरण में डेल एच नेगेटिव है और डेल एच पॉजिटिव है, तो जब इसकी हम सोल्व करेंगे कोई मान रखकर, तो हमेशा ही डेल जी अपना नेगेटिव में आएगा। और याद रखना, जब जब डेल जी नेगेटिव में आएगा तो आप समझ लेना कि आयनिक ठोस विलय रहेंगे। या आपको डायरेक्ट याद ही करना होगा कि जब जब डेल जी नेगेटिव में आएगा तो आयनिक ठोस विलय रहेंगे, और जब जब डेल जी पॉजिटिव में आएगा तो आयनिक ठोस अविलय रहेंगे। अब हम इसका दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में हमने इसको पॉजिटिव मान लिया और ये हमेशा पॉजिटिव है। जब डेल एच और डेल एच दोनों का मान पॉजिटिव रखेंगे, तो यदि डेल एच का मान ज़्यादा है किससे, परम ताप और एंट्रोपी के गुणनफल से, तो अपना डेल जी का मान पॉजिटिव में आएगा। और हमने बताया कि पॉजिटिव में अविलय होता है। और जब डेल एच का मान कम है किससे, परम ताप और एंट्रोपी के गुणनफल से, तो अपना डेल जी का मान नेगेटिव में आएगा। और डेल जी का मान नेगेटिव में आने पर हमें पता है कि आयनिक ठोस विलय रहने वाले हैं। ओके दोस्तों, ये हमने विलयन ऊर्जा की ये हमने विलेयता की परिभाषा और विलेयता का निर्धारण कैसे करते हैं उन दोनों विधियों को हमने देख लिए। पहली विधि थी जालक ऊर्जा और विलयन ऊर्जा के तहत, दूसरी विधि थी उष्मा गतिकी समीकरण के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो भी एक इम्पोर्टेंट भी और ईजी भी है। टॉपिक का नाम है कि आयनिक ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ये दोस्तों बहुत ही ईजी कारक हैं, हम 2 मिनट में इसको सुलझा देते हैं। तो इसकी पहला कारक होता है आयनिक त्रिज्या, बोले तो आर। तो दोस्तों, किसी आयनिक ठोस की विलेयता उसकी विलायक ऊर्जा व जालक ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये हमें पता है कि आयनिक ठोस की विलेयता उसकी जालक ऊर्जा और विलायक ऊर्जा पर निर्भर करती है। अगर विलायक ऊर्जा ज़्यादा है तो जालक ऊर्जा कम होगी, तो ठोस विलय हो जाएगा। यदि जालक ऊर्जा ज़्यादा है तो अपनी विलेयता या फिर विलायक ऊर्जा कम होगी, तो ठोस अविलय रहेगा। हम जानते हैं कि जालक ऊर्जा U व्युत्क्रमणवती होती है आयनिक त्रिज्या की। यह हमारे समीकरण फर्स्ट है। ओके दोस्तों, और हम ये भी जानते हैं कि विलायक ऊर्जा होती है वो भी व्युत्क्रमानुपाती होती है अपनी आयनिक त्रिज्या की। यह अपनी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब हम देखते हैं दोस्तों, हमें पता है कि धनायन का मान छोटा होता है किससे, ऋणायन के मान से। तो हम दोस्तों यहाँ पर जो धनायन की त्रिज्या होती है उसको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं, मतलब कि शून्य ही मान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऋणायन से बहुत ही छोटी होती है। तो जब हम धनायन की त्रिज्या को शून्य मानते हैं तो हमें डायरेक्ट मान प्राप्त होता है यू व्युत्क्रमणुपाती आर नेगेटिव, यानी कि जालक ऊर्जा व्युत्क्रमणुपाती है ऋणायन की त्रिज्या की। ओके दोस्तों, मतलब कि जैसे जैसे ऋणायन की त्रिज्या बढ़ेगी तो अपनी जालक ऊर्जा में कमी आएगी। ओके दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों डेल एस बोले तो विलायकन ऊर्जा वो व्युत्क्रमणुपाती होती है किसकी, आर पॉजिटिव बोले तो धनायन की त्रिज्या के। दोस्तों जालक ऊर्जा तो व्युत्क्रमणुपाती है ऋणायन की त्रिज्या की, और विलायकन ऊर्जा व्युत्क्रमणुपाती है धनायन की त्रिज्या की। ओके दोस्तों, इन दोनों पॉइंटों को हमें याद रखना है। अब यहाँ पर लिखा है कि इस कारण ऋणायन का आकार बढ़ने पर जालक ऊर्जा के मान में कमी आती है और फलस्वरूप विलेयता बढ़ती जाती है, यानी जालक ऊर्जा में कमी आएगी तो विलेयता बढ़ेगी। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया NF, NaCl, NaBr और NaI। दोस्तों यहाँ पर Na तो कॉमन है, तो हम Na के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन तत्व हैं। तो दोस्तों जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनके ऋणायन के आकार में वृद्धि हो रही है। अब दोस्तों ऋणायन के आकार में वृद्धि हो रही है तो जालक ऊर्जा में कमी आएगी। और दोस्तों जिस आयनिक ठोस की जालक ऊर्जा में कमी आ रही है तो समझ लेना उसकी विलेयता बढ़ रही है, वह आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलय रहेगा। ओके दोस्तों, अब इसे एक क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछने को मिलता है। ये क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है कि MgSO4 जल में विलय होता है और BSO4 जल में अविलय होता है। हमें इन दोनों का कारण बताना है कि क्या कारण है कि MgSO4 तो जल में घुल जाता है लेकिन BSO4 जल में अविलय होता है।
क्योंकि देखने में दोनों एक जैसे तत्व लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनकी गुण धर्म पूरे पूरे अलग हैं। तो हम इसकी देखते हैं कि दोस्तों पहले हम ये देखते हैं कि हमें पता है कि विलयन ऊर्जा व्युत्क्रमणोत्पत्ति होती है धनायन की त्रिज्या की। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि MgSO4 में Mg2+ के छोटे आकार के कारण इसकी विलयन ऊर्जा का मान अधिक होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का आकार छोटा होता है किसकी अपेक्षा, Ba की अपेक्षा। तो आकार छोटा होगा तो दोस्तों इसकी विलयन ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। विलयन ऊर्जा ज़्यादा रहेगी तो ये आसानी से विलय हो जाएगा किसमें, जल में। और BaSO4 में Ba2+ का आकार बड़ा होता है, तो आकार बड़ा होने के कारण इसकी विलयन ऊर्जा कम होगी। विलयन ऊर्जा कम होने के कारण ये आसानी से विलय नहीं हो पाएगा। आपको उत्तर में यही लिखना है। ओके दोस्तों, अब हम इसके प्रभावित करने वाले कारक में से दूसरा कारक देखते हैं, आयनिक आवेश। जैसे जैसे दोस्तों आयनिक आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चालक ऊर्जा और विलयता में वृद्धि होती जाएगी और अपना आयनिक ठोस विलय होगा। ओके दोस्तों, अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, पैरावैद्युत स्थिरांक। तो दोस्तों पैरावैद्युत स्थिरांक अपने विलयन ऊर्जा के समानुपाती होता है। जैसे जैसे पैरावैद्युत स्थिरांक में वृद्धि होगी अपनी विलयन ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो अपना कोई भी आयनिक ठोस हो जाएगा वो विलय हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट, तापमान का प्रभाव। दोस्तों अगर तापमान उच्च रहेगा तो अपना कोई भी आयनिक ठोस है वो विलय हो जाएगा, और अपना तापमान निम्न रहेगा तो आयनिक ठोस अविलय रहेगा। ओके दोस्तों, इन तापमान उच्च है तो आयनिक ठोस विलय हो जाएगा और तापमान निम्न है तो आयनिक ठोस अविलय रहेगा। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका पांचवा प्रभावित करने वाला कारक व इसका अंतिम कारक, सम आयनन प्रभाव। सम आयन प्रभाव के कारण आयनिक ठोस की विलयता कम हो जाती है, यानी सम आयन प्रभाव अगर कोई ठोस पर लग रहा है तो उसकी विलयता कम हो जाएगी और वो आसानी से विलय नहीं हो पाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको आज वाले दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, वे एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू, राम राम।